हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं दिनेश चौधरी। पिछली क्लास में अपन ने पशुओं के लिए जो चारे वाली फसलें थी उनके बारे में चर्चा कर ली थी, जैसे रिजका, बरसीम, जई और हाथी घास, जिसको अपन नेपियर घास के नाम से भी जाना जाता है। इनका अच्छी तरीके से अपन ने बॉटनिकल नेम वगैरह देख लिया था और इनके बारे में चर्चा कर ली थी कि किसका कब उत्पादन होता है और कौन कौन सी इसकी अच्छी किस्में पाई जाती हैं। आज अपन बात करेंगे खाद और वर्मी कंपोस्ट के बारे में, जो आपके एनिमल अटेंडेंट के अंदर आने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको बताया गया है कि गोबर की खाद क्या होती है, वर्मी कंपोस्ट क्या होती है और ये कैसे तैयार की जाती है और कौन कौन सी विधियों के द्वारा इसको तैयार की जाती है। खाद क्या होती है और वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, इनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो चलिएगा देखते हैं, अपन आज नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो भी अपने साथी हैं उन सभी साथियों को आप शेयर कर दीजिएगा ताकि वो सारे साथी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। चलिएगा अपन आज बात करते हैं, देखो, खाद और वर्मी कंपोस्ट, मैन्यूर। पहली बात तो अगर मैन्यूर शब्द की बात करें तो मैन्यूर जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? जो खाद शब्द है या मैन्यूर शब्द है वो एक संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है भैया? संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, और वैसे ही जो ये खाद्य शब्द लिया गया है भैया, ये खाद्य से लिया गया है और खाद्य का मतलब क्या होता है? भोजन होता है। क्लियर? तो ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? संस्कृत भाषा का। अपन अच्छी तरीके से ये बता सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा खाद क्या होती है। खाद देखो, मैन्यूर की बात करें, पादप व जंतुओं के अवशेषों के विच्छेदन से बनी खाद को कार्बनिक खाद या जीवाश्म खाद या जैविक खाद कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि भैया आपको जो पशुओं का गोबर, मूत्र और बिछावन, साथ में फसलों के अपशिष्ट, उनको सड़ा गलाकर तैयार किया गया जो पदार्थ होता है उसको अपन क्या कहते हैं? खाद कहते हैं। खाद आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है, जिसका अपन प्रयोग खेतों में अच्छी फसल उत्पादन के लिए किया जाता है। तो ये पशुओं से संबंधित ही है। क्लियर? चलो अपन बात कर लेते हैं, इसको अपन क्या कह सकते हैं भैया? कार्बनिक खाद। क्यों? क्योंकि जितनी भी खाद होती है, ये विशेष ध्यान रख लेना, एक तो होता है भैया खाद और दूसरा होता है उर्वरक। ये कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। ध्यान रख लेना, जितने भी खाद होते हैं वो सारे कार्बनिक प्रकृति के होते हैं और जो जितने भी उर्वरक होते हैं वो अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं? अकार्बनिक प्रकृति के। लेकिन इसमें भी एक अपवाद होता है, उर्वरक में भी अपवाद होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है यूरिया और एक होता है कैल्शियम साइनेमाइड। कैल्शियम साइनेमाइड, ये दो ऐसे उर्वरक हैं जो कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी उर्वरक होते हैं सारे अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं और इनका निर्माण विभिन्न रसायनों से होता है। उर्वरकों की बात कर लेते हैं, और जबकि अपने जो खाद है इनका निर्माण फसलों के और पशुओं के जो अपशिष्ट है उनके द्वारा अपन क्या करते हैं? खाद का निर्माण करते हैं। खाद हमेशा कार्बनिक प्रकृति की होती है, विशेष ध्यान रख लेना, और उर्वरक अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं। अपवाद अपन ने बता दिया, यूरिया और जो कैल्शियम साइनेमाइड, दो ऐसे उर्वरक है जो किस प्रकृति के होते हैं भैया? अपन बता सकते हैं अच्छी तरीके से कार्बनिक प्रकृति के उर्वरक होते हैं। क्लियर? या आप अच्छे तरीके से खाद और उर्वरक बता सकते हो। आप यूरिया, डीएपी वगैरह का यूज करते हो, वो क्या है? आपके फर्टिलाइजर उर्वरक है। आप गोबर की खाद का प्रयोग कर रहे हो या फिर नीम की खली वगैरह का प्रयोग कर रहे हो, हरी खाद का प्रयोग कर रहे हो, वो क्या हो जाएगी? अपने खाद हो जाएगी। ओके, बताया जा सकता है। चलो, तो खाद की अपन ने बात की, यहाँ पे अपन ने कहा पादप व जंतुओं के अवशेषों के विच्छेदन से बनी खाद को अपन कार्बनिक खाद कह सकते हैं, क्योंकि कार्बनिक प्रकृति की होती है। जीवाश्म, इसको अपन क्या कह सकते हैं? जीवाश्म खाद कह सकते हैं, क्योंकि जीवों के अवशेषों या जीवों के अपशिष्टों से ये बनी होती है। या फिर इसको जैविक खाद, क्योंकि जीवों के द्वारा निर्मित खाद है तो इसको अपन जैविक खाद भी कह देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा आगे, इसका महत्व क्या है? मृदा की रासायनिक दशा को सुधारता है। बिल्कुल आपको पता है कि भैया अगर आप कचरा खाने के लिए मृदा में उपस्थित जितने भी सूक्ष्म जीव है उनको अगर पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलेगा तो वो क्या करेंगे? जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में विच्छेदित करेंगे ताकि उनको भोजन वगैरह प्राप्त होता रहेगा। क्योंकि मृदा में उपस्थित जो एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो क्या कर देते हैं? इनको सड़ा गलाकर क्या कर देते हैं भैया? मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे मृदा की भौतिक दशा, जैविक दशा और रासायनिक दशा में सुधार होता है, अर्थात मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि होती है। ओके,
मृदा की भौतिक दशा को सुधारता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैविक दशा को भी सुधारता है। फिजिकल, केमिकल और अपन बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल, तीनों प्रकार की जो सॉइल की कंडीशन है उनमें क्या आ जाती है भैया, इंप्रूवमेंट आ जाता है। अर्थात उसकी जो सॉइल फर्टिलिटी है, मृदा उर्वरता है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, अब अपन बात करते हैं जैविक खादों का वर्गीकरण या खाद का वर्गीकरण। देखो, खाद दो प्रकार की होती है। खाद अपन दो प्रकार की बता सकते हैं। एक तो होती है स्थूल कार्बनिक खाद और दूसरी होती है भैया, अपन कह सकते हैं स्थूल कार्बनिक खाद होगी और सांद्र कार्बनिक खाद होगी, बल्कि होगी और सांद्र होगी, कंसंट्रेंसी होगी। अब इसमें अपन बात कर लेते हैं कि भैया स्थूल कार्बनिक खाद क्या होती है और सांद्र कार्बनिक खाद क्या होती है। देखो, स्थूल कार्बनिक खाद का मतलब तो क्या होता है कि भैया इसमें कार्बनिक पदार्थ ज्यादा पाए जाएंगे और पोषक तत्वों की मात्रा क्या होगी, कम होगी। उसको तो अपन क्या कह सकते हैं, स्थूल कार्बनिक खाद कह सकते हैं। देखो, इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा व पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, उसको तो अपन क्या कहते हैं, स्थूल कार्बनिक खाद कहते हैं। भाई, जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होगी उसको स्थूल कार्बनिक खाद। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा सांद्र कार्बनिक खाद, जिसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम और पोषक तत्वों की मात्रा क्या पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है, उसको सांद्र कार्बनिक खाद कह देते हैं। देखो, स्थूल कार्बनिक खाद का अगर मैं उदाहरण की बात कर लेता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट तो अपने आता है FIM या गोबर की खाद। ये तो अपन पढ़ेंगे अभी पूरा इसके बारे में। कंपोस्ट, कंपोस्ट क्या होता है, कचरे को सड़ा गलाकर बनाया जाता है। हरी खाद होगी, हरी खाद अपन जानते हैं कि भैया कच्ची अवस्था में फसलों को, दलहनी या अदलहनी फसलों को मृदा में मिला दिया जाता है, उसको हरी खाद कहा जाता है। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कभी और, अभी तो अपना जो टॉपिक है उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। FIM गोबर की खाद अपन बता सकते हैं, कंपोस्ट अपन बता सकते हैं, और इसके अतिरिक्त एक और क्या आ जाता है यहाँ पे, वर्मी कंपोस्ट, जो अपन अभी पढ़ेंगे, केचुए की खाद, इसको भी अपन चर्चा करेंगे। ओके, इसके बारे में भी अपन बता सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। दूसरा आ जाता है सांद्रित कार्बनिक खाद है। इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम, पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है। मैंने क्या कहा था, जस्ट उल्टा हो जाएगा स्थूल कार्बनिक खादों का, जस्ट उल्टा किसमें हो जाता है, सांद्रित कार्बनिक खादों में। फॉर एग्जाम्पल इसमें अपन बात करें खलियां, खलियां कैक्स आप जानते हो, तिलहनी फसलों से तेल निकालने के पश्चात बचा जो अपशिष्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, खड़ जिसको आप कहते हो, उसको क्या कहते हैं, खलियां कहते हैं, जिसको अपन पशुओं को खिलाने के काम में भी लिया जाता है, और अपन बात कर लेते हैं तो उसको खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अर्थात तिलहनी फसलों से तेल निकालने के पश्चात बचा जो अपशिष्ट होता है उसको अपन क्या कहते हैं, खलियां कहते हैं। हड्डियों का चूरा आप जानते हो, बोन मिल आराम से बता सकते हो। मछली की खाद जिसको गवानो खाद भी अपन कह सकते हैं। रक्त की खाद, इनमें क्या होता है भैया, पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है, और अपन बात कर ले किसकी, तो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है। जबकि जो अपने स्थूल कार्बनिक खादें थी उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा थी और पोषक तत्वों की मात्रा कम थी। क्लियर? तो बता सकते हैं खादें दो प्रकार की होती है, स्थूल और कार्बनिक खादें। स्थूल में कार्बनिक पदार्थ ज्यादा, पोषक तत्व कम। सांद्र में पोषक तत्व ज्यादा और कार्बनिक पदार्थ कम। एग्जाम्पल आपको अच्छी तरीके से बताए हुए हैं। अब देखो, अब आ जाती है गोबर की खाद, FIM। FIM की फुल फॉर्म भी आपको पूछी जा सकती है, फार्म यार्ड मैन्यूर। कहने का मतलब घर के आंगन की खाद कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? घर के आंगन की खाद। क्यों? क्योंकि भैया अपन क्या करते हैं, पशु घर पे ही रहते हैं, फार्म में रहते हैं, और वहीं से जो अपन को खाद प्राप्त होती है उसको अपन क्या कहते हैं, फार्म यार्ड मैन्यूर कहते हैं। FIM की पूरी फुल फॉर्म होती है, और इसको क्या कहा जाता है, गोबर की खाद। अब गोबर की खाद में होता क्या क्या है, इसका संगठन भी आपको कई बार पूछ लिया जाता है। तो देखो, इसके संगठन की मैं बात कर लेता हूं, तो गोबर की खाद में क्या क्या पाया जाता है इसकी अगर अपन बात कर लेते हैं, तो देखो एक तो इसमें पशुओं का गोबर, FOM की बात करें तो इसमें पशुओं का गोबर। ये नहीं कि इसमें केवल ही गोबर होता है, नहीं, पशुओं का गोबर। दूसरा इसमें पशुओं का मूत्र, पशुओं का मूत्र। और तीसरा इसमें पाया जाता है बिछावन या लीटर, बिछावन, या इसको क्या कहा जाता है, लीटर। अर्थात जो नीचे अपन मूत्र को अवशोषित करने के लिए जो घास फूस वगैरह बिछा देते हैं, या फिर कचरा, घासों का कचरा बिछा देते हैं, उसको क्या कहा जाता है, लीटर या बिछावन। तो जो गोबर की खाद का संगठन होता है उसमें तीन चीजें पाई जाती है, तो पशुओं का गोबर, पशुओं का मूत्र, बिछावन या लीटर, ये तीनों चीजें उसमें पाई जाती है। अब देखो, इसमें आपको पूछा जाता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास की मात्रा कितनी होती है। तो गोबर की खाद में अगर आपको
एनपीके रेशियो पूछ ले, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा पूछ ले, तो 0.50% कर दीजिएगा इसको, 0.50%। तो क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। 0.25% उसमें क्या पाया जाता है भैया? फास्फोरस। और 0.50% ही उसमें क्या पाया जाता है? अपने पोटास पाया जाता है। आप इसको अच्छी तरीके से याद कैसे रख सकते हो? देखो, ये पूरा एक तो है नहीं, आधा, ये पूरा आधा भी नहीं है, पाव है, और ये क्या है फिर? आधा। तो आधा पाव आधा, आप इसको अच्छी तरीके से याद रख सकते हो कि भैया गोबर की खाद में आधा पाव आधा क्या पाया जाता है? एनपीके रेशियो पाया जाता है। नाइट्रोजन आधा %, पाव % क्या पाया जाता है? फास्फोरस, और आधा % क्या पाया जाता है उसमें? पोटास। तो आधा पाव आधा से आपको याद रह जाएगा 0.50%, 0.25%, क्यों? और 0.50%, आधा पाव आधा। तो इसमें एनपीके रेशियो आप बता सकते हो। अब दूसरी चीज, इसमें आपको कार्बन नाइट्रोजन रेशियो भी पूछा जाता है, कई बार अनुपात पूछा जाता है, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, CN अनुपात। अगर गोबर की खाद ताजा है, अगर पूर्णतः सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं है, अगर जो ताजा गोबर की खाद है उसमें अगर अपन बात कर लेते हैं तो 100:1 होता है। कितना होता है? 100:1। पूर्णतः सड़ी हुई अगर गोबर की खाद है, पूर्णतः सड़ी हुई अगर गोबर की खाद है, तो उसमें यह अनुपात बढ़ जाता है। और यह अनुपात कितना हो जाता है भैया? सॉरी, घट जाता है, 20:1 हो जाता है। अर्थात आप कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो अगर आपको पूछ लिया जाए तो आपको कितना बताना है? 20:1। कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो जो गोबर की खाद का होता है वो कितना होता है? 20:1 होता है। क्लियर बताया जा सकता है अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। अच्छी तरीके से आप बता सकते हो कि CN रेशियो जो होता है, अपन ने एनपीके रेशियो तो यहाँ पे आपको बता दिया, आधा पाव आधा होता है। और पूर्णतः सड़ी हुई जो गोबर की खाद होती है उसमें CN रेशियो की बात कर ले तो 20:1 पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं विधियां, कि भैया गोबर की खाद कौन कौन सी विधियों के द्वारा तैयार की जा सकती है। तो देखिएगा विधियां भी इसकी मुख्य रूप से कौन कौन सी काम में ली जाती है। इसकी मुख्य रूप से भैया 3 विधियां काम में ली जाती है। पहली तो है ढेरी या परंपरागत विधि। ढेरी या परंपरागत विधि, इसमें अपन कुछ भी नहीं करते भैया, ये अपना स्थान है और इस पे क्या बना देते हैं? एक प्रकार की ढेरी बना देते हैं, गोबर को ऐसे खुला डाल दिया जाता है। ठीक है, ये इस विधि में और कुछ भी नहीं किया जाता, ये ढेरी विधि है। देखो, अब ये ढेरी विधि है और अपन को पता है इंडिया वाले वो काम ज्यादा करते हैं जो पसंद नहीं हो, जिसका नुकसान ज्यादा होता है। कहने का मतलब ये परंपरागत विधि है, कहने बहुत पुराने समय से चली हुई विधि आ रही है, अपने पूर्वजों से चली हुई विधि आ रही है, और वर्तमान में भी ये प्रचलित विधि है। परंपरागत भी पुराने समय से चली आ रही है लेकिन वर्तमान में भी प्रचलित है, लेकिन एक दोषपूर्ण विधि है, इसका नुकसान बहुत ज्यादा है। नुकसान क्यों है? क्योंकि भैया खुले में आप गोबर को रख रहे हो तो उसमें नमी की हानि हो रही है, नमी की हानि होने के कारण उसका पूर्णतः अपघटन नहीं हो पा रहा है, पूर्णतः अपघटन नहीं हो पा रहा है, तो अच्छे प्रकार की खाद तैयार नहीं हो रही है, या उसमें से पोषक तत्वों की क्या हो रही है? हानि हो रही है। ठीक है, चलो ये तो हो गई पहली विधि। दूसरी विधि की मैं बात कर लेता हूं, तो दूसरी विधि कौन सी आती है? संशोधित गड्ढा विधि। कौन सी आ जाती है? संशोधित गड्ढा विधि। इसमें कुछ नहीं किया जाता, 3x2x1 मीटर आकार का गड्ढा बनाया जाता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी रखी जाती है उसकी? 3x2x1 मीटर आकार का गड्ढा बनाया जाता है। और इस विधि में अपन कुछ नहीं करते, उस गड्ढे में गोबर वगैरह की खाद भर देते हैं, गोबर को भर देते हैं, बिछावन डाल देते हैं, मूत्र डाल देते हैं, और 5 से 6 माह में क्या तैयार हो जाती है भैया? खाद बनकर तैयार हो जाती है। इसमें कुछ नहीं करते कि जो अपन ढेरी में थे उस ढेरी को क्या कर दिया जाता है? गड्ढे में डाल दिया जाता है। अब गड्ढे में डाल देंगे तो वहां पे खाद क्या हो जाएगी? अच्छी तरीके से सड़ गल कर तैयार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नमी की हानि नहीं होगी। नमी की हानि नहीं होगी तो पोषक तत्व अच्छे उसमें प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि विघटन अच्छे से हो जाएगा। क्लियर? दूसरी अपन बात करते हैं, तीसरी विधि आती है ट्रेंच या नाली विधि। ट्रेंच या नाली विधि सबसे अच्छी विधि, सबसे अच्छी विधि है भैया, गोबर की खाद तैयार करने की सबसे अच्छी विधि है। अब इस विधि में अपन क्या कर सकते हैं? देखो, ये विधि किसने दी थी भैया? CN आचार्य ने, जिसने कंपोस्ट तैयार करने की बेंगलोर विधि भी दी थी। ठीक है, CN आचार्य एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस विधि का आविष्कार किया था। इस विधि में देखो क्या किया जाता है, नाली, एक बड़ी नाली बनाई जाती है, ऐसे एक बड़ी नाली बनाई जाती है, और उस नाली की मैं बात कर लेता हूं। ये एक नाली बनाई जाती है। इस नाली में जो लंबाई रखी जाती है वो तो कितनी रखी जाती है भैया? 6 मीटर। कितनी रखी जाती है? 6 मीटर रखी जाती है। ओके, अब उसमें जो चौड़ाई रखी जाती है उस नाली की, अगर चौड़ाई की बात कर ली जाए तो उसकी जो चौड़ाई रखी जाती है, ये तो हो गई इसकी लंबाई,
और ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई। इसकी चौड़ाई रखी जाती है कितनी, 1.5 मीटर। और इसकी गहराई की बात कर ले, इसकी डेप्थ की बात कर लें, तो इसकी डेप्थ जो रखी जाती है वो 1 मीटर रखी जाती है। कितनी रखी जाती है, 1 मीटर, यहां से यहां तक। क्लियर। ये इसकी जो डेप्थ है वो कितनी रखी जाती है, 1 मीटर रखी जाती है। अब ये नाली अपन ने बना ली। इस नाली में देखो क्या करते हैं, इस नाली को पूरा भरने में कितना समय लगता है, 3 माह का समय लगता है। किसके द्वारा, एक पशु के द्वारा, भैंस मान लीजिए, गाय के द्वारा मान लीजिएगा। इस नाली को पूरा भरने में एक नाली को पूरा भरने में 3 माह का समय लगता है। 3 माह का समय लगता है, अर्थात इसको अपन 6 बॉक्स में बांट सकते हैं, 6 बॉक्स में विभाजित कर सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये लीजिएगा 6 बॉक्स बन गए। 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे और 6 नंबर पे। इसको 6 बॉक्सों में विभाजित कर दिया जाता है। अब 1 मीटर, यहां से यहां तक 1 मीटर हो गई क्योंकि पूरी 6 मीटर की है। अब इस 1 मीटर को भरने में लंबाई चौड़ाई तो सेम ही रहेगी, अपन ने तो उसको डिवाइड किस में कर दिया, अब भैया अपन ने लंबाई में उसको डिवाइड कर दिया, बाकी चौड़ाई और गहराई तो सेम रहेगी। क्लियर। अब 1 मीटर गड्ढे को एक भैंस के द्वारा भरने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है भैया, 15 दिन का समय। तो 15 और 6 गड्ढे हैं, पूरे 6 अपन ने खाने बना दिए, तो 6 खाने को बनने में कितना समय लग जाएगा, 3 महीने। क्यों, क्योंकि 1 महीने में 30 दिन होते हैं, आराम से भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल भर देंगे भैया। ये आपका भर जाएगा 1 महीने में। 1 मीटर भरने में 15 दिन का समय लग जाता है। अब देखो इसी क्रम में अपन ने एक तो ये भर दिया, दूसरी को भी अपन इसी क्रम में भर देंगे। जब दूसरी नाली भरकर तैयार हो जाएगी तो पहली नाली की खाद अच्छी तरीके से अपनी तैयार हो जाएगी। अर्थात अपन ये कह सकते हैं संशोधित गट्टा विधि में तो 5 से 6 माह लग रहा था खाद तैयार होने में, जबकि इस विधि में 3 माह का समय लगता है। कितना समय लगता है, 3 माह का समय लगता है। ट्रेंच या नाली विधि में खाद तैयार होने में कितना समय लगता है, 3 माह का समय लगता है। क्यों, क्योंकि भरने में 3 महीने लग जाएंगे। अब उसको 3 महीने तक अपन छेड़ेंगे नहीं, जब तक दूसरी नाली भर जाएगी तब तक पहली नाली की खाद अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी, बताया जा सकता है। चलो, तो इस तरीके से अपन खाद तैयार कर सकते हैं। अब आ जाता है अपना वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट या केचुए की खाद इसको कहा जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट कह दो या फिर इसको आप क्या कह दो, केचुए की खाद कह दो, वर्मी। अब देखो दूसरी बात, केचुए की खाद में पहले अपन एनपीके रेशियो की बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की बात कर लेते हैं। तो आप इसको ज्यादा याद, एक आपको यहीं पे आंकड़ा मैं बता देता हूं, 2.0 याद रख लीजिएगा। 2.5, 2 और 1.5, इसमें कितना पाया जाता है, 2.5, 2 और 1.5, आधा % आपको कम करते जाना है। ये इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन 2.5% पाया जाता है केचुए की खाद में। फास्फोरस की बात कर लेते हैं तो कितना पाया जाता है भैया अपने 2%, और पोटास की बात करें केचुए की खाद में तो 1.5% पाया जाता है। क्लियर। अर्थात अपन कह सकते हैं गोबर की खाद की अपेक्षा इसमें एनपीके ज्यादा पाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा इसके बारे में, केचुए। पहले अपन बात कर लेते हैं केचुए की। केचुए को देखो किसान मित्र कहा जाता है। केचुए को क्या कहा जाता है, किसान मित्र। केचुए को किसान मित्र कहा जाता है और मर्दा की आंत भी कहा जाता है। केचुए को किस किस नाम से जाना जाता है, किसान मित्र और मर्दा की आंत के नाम से भी इसको जाना जाता है। केचुए के बारे में देखो, प्रकृति में लगभग 700 किस्म के केचुए पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। कुल जो केचुए पाए जाते हैं वो 700 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं, जिनमें से 293 प्रजातियां ऐसी है जो अपने लाभकारी पाया गया है। कहने का मतलब 293 प्रजातियां ऐसी होती है जो अपने फसल उत्पादन के लिए लाभकारी है। टोटल तो कितनी पाई जा रही है, 700, जिनमें से 293 ऐसी है जो अपने फसलों के लिए लाभकारी होती है। मुख्यतः 3 प्रकार के केचुए अधिक लाभकारी होते हैं। 3 प्रकार के जो केचुए हैं वो अपने लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होते हैं। अब उन 3 प्रकार के केचुओं की अपन बात कर लेते हैं। पहला केचुआ आता है एपिजिक। एपिजिक ये मर्दा में 1 मीटर गहराई तक रहता है, 1 मीटर गहराई तक पाया जाता है। कितनी गहराई तक पाया जाता है भैया, 1 मीटर गहराई तक पाया जाता है। क्लियर। दूसरी बात, ये मर्दा को कम तथा कार्बनिक पदार्थों को अधिक खाता है।
कार्बनिक पदार्थों को अधिक खाता है। क्लियर। एपिजिक है, एपिजिक का मतलब ऊपर रहने वाला है, 1 मीटर गहराई तक रहता है। ये मृदा को कम खाता है और कार्बनिक पदार्थों को अधिक खाता है। दूसरी चीज मैं इसकी पहचान और बता देता हूं भैया, वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए इसी प्रजाति का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रख लेना, वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए हमेशा एपिजिक केचुए का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रख लेना। अब एपिजिक केचुए की भी अलग अलग प्रजाति है, जैसे आइसिनिया फोइटिडा, फेरेटिमा पोस्तुमा। राजस्थान के लिए कौन सी प्रजाति ली जाती है और भारत के लिए कौन सी प्रजाति। लेकिन हमेशा ये जरूर ध्यान रख लेना, इन तीनों में से एपिजिक, एंडोजिक और डायोजिक, इन तीनों में से जो प्रजाति है वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए वो कौन सी काम में ली जाती है भैया, एपिजिक केचुए को ही अपन वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए काम में लिया जाता है। बताया जा सकता है अच्छी तरीके से। दूसरा आता है एंडोजिक, और एंडोजिक की मैं बात कर लेता हूं तो ये 3 मीटर से अधिक गहराई में पाया जाता है। कितनी गहराई में, 3 मीटर से अधिक गहराई में या 3 मीटर गहराई में पाया जाता है। ये क्या करता है भैया, ये मृदा को तो अधिक खाता है, मृदा को अधिक खाता है तथा कार्बनिक पदार्थों को कम। कार्बनिक पदार्थों क्या करता है भैया, कम खाता है। क्लियर। अब देखो ये मृदा में रहता है, मृदा में वायु संचार बढ़ाता है, सैरंध्रता को बढ़ाता है, ये मिट्टी को खाकर छोटी छोटी गोलिकाओं में वर्गीकृत कर देता है। क्लियर। ये कार्बनिक पदार्थों को कम खाता है, मिट्टी को ज्यादा खाता है। एंडो हो गया, एपी ऊपर, एंडो मतलब अंदर। अब आ जाता है डायो। डायो का मतलब दोनों के बीच का, दोनों के बीच का। तो तीसरी जो प्रजाति है वो कौन सी है, डायोजिक। ये 1 से 3 मीटर गहराई में रहती है। कितनी गहराई में रहती है भैया, 1 से 3 मीटर गहराई पर पाया जाता है। ये मृदा को भी खाता है और कार्बनिक पदार्थों को भी बराबर मात्रा में खाता है। यहाँ पर मेनली जो केचुआ काम में आने वाला है वो कौन सा, एपिजिक। एपिजिक की बात अपन कह देते हैं तो अपन वर्मी कंपोस्ट पढ़ रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए कौन सी प्रजाति का प्रयोग किया जाता है, एपिजिक केचुए का किया जाता है। चलो अब अपन बात कर लेते हैं राजस्थान की परिस्थितियों के अनुसार कौन सा एपिजिक केचुआ अपने लिए सबसे बेस्ट होता है। तो राजस्थान की परिस्थितियों से के अनुसार आइसिनिया जो फोइटिडा है वो प्रजाति सबसे अच्छी होती है। कहने का मतलब राजस्थान में केचुए द्वारा खाद तैयार करने के लिए कौन सी प्रजाति का प्रयोग किया जाता है, तो आप बता सकते हो आइसिनिया फोइटिडा प्रजाति का प्रयोग किया जाता है। केचुए की अगर लंबाई की बात कर लेते हैं तो 3 से 4 इंच लंबा होता है। कितना लंबा होता है, देखो इधर मैं लिखता हूं, लंबाई 3 से 4 इंच। दूसरा इसका वजन आधा ग्राम, कितना होता है 0.5 से 1 ग्राम इसका वजन होता है। कितना होता है भैया, इसका वजन होता है। क्लियर, बताया जा सकता है। तो अब देखो क्या कह रहे हैं, आइसिनिया फोइटिडा, इसकी लंबाई 3 से 4 इंच और वजन इसका आधा से 1 ग्राम तक होता है। ये लाल रंग के होते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो 90%, मैंने क्या कहा था, एपिजिक केचुए सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थों खाते हैं और मिट्टी को कितनी खाते हैं, 10% मिट्टी खाते हैं। 4 सप्ताह में, 4 सप्ताह बोले तो 1 महीने में वयस्क होकर प्रजनन योग्य हो जाते हैं। अर्थात प्रजनन योग्य कब हो जाते हैं, 1 महीने में। केचुआ जन्म लेने के 1 महीने बाद तो वो प्रजनन योग्य हो जाता है। एक केचुआ 1 सप्ताह में 2 से 3 कोकून देता है और एक कोकून में 3 से 4 अंडे पाए जाते हैं। एक कोकून में क्या होता है, 3 से 4 अंडे। ये अंडे नहीं देता केचुआ, केचुआ कोकून देता है, एक पैकेट देता है। कहने का मतलब उस पैकेट में 3-4 अंडे पाए जाते हैं। क्लियर। तो कोकून में 3 से 4 अंडे होते हैं। कितने अंडे होते हैं भैया, 3 से 4 अंडे होते हैं। क्लियर, बताया जा सकता है। 6 माह में 250 केचुए पैदा कर सकते हैं। 1 माह में प्रजनन योग्य हो जाता है। 1 माह में तो प्रजनन योग्य हो जाता है। अब प्रजनन योग्य हो गया और 6 माह में क्या कर देगा भैया, वो कहने का मतलब 6 महीने में तो 250 केचुए पैदा कर देता है। कितने केचुए, 250 केचुए पैदा कर देता है। बताया जा सकता है। अब देखो वर्मी कंपोस्ट बनाने के मेथड्स की अगर अपन बात कर लेते हैं
तो क्या क्या इसमें कैसे इसको बनाया जा सकता है। केचुए अंधेरे में अधिक क्रियाशील होते हैं, अर्थात जो केचुए होते हैं वो भैया क्या होते हैं, अपने रात्रिचर होते हैं। क्या होते हैं, रात्रिचर। देखो कहने का मतलब अपन ने यहाँ पे बताया था कि भैया राजस्थान के लिए तो जो उपयुक्त प्रजाति थी, राजस्थान की परिस्थितियों के अनुसार आइसिनिया फोइटिडा। भारत और विश्व की अगर बात करें, भारत व विश्व में केचुए की सबसे बेस्ट जो प्रजाति है वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए वो कौन सी है, फेरेटिमा पोस्टुमा। फेरेटिमा पोस्टुमा, ठीक है, इस प्रजाति का प्रयोग किया जाता है। भारत और विश्व में वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए कौन सी प्रजाति का प्रयोग किया जाता है, फेरेटिमा पोस्टुमा का किया जाता है। और राजस्थान में वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए अपन आइसिनिया फोइटिडा प्रजाति का प्रयोग किया जाता है। क्लियर बताया जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, केचुए रात्रिचर होते हैं, अर्थात रात में ये ज्यादा क्रियाशील होते हैं। प्रजनन एवं खाद्य निर्माण क्रिया के लिए 30% तो क्या चाहिए, नमी चाहिए, और 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ही तापमान होना चाहिए। कहने का मतलब इनके लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान है और 30% उसमें नमी है तो अच्छे से क्रियाशील होते हैं, अच्छा कार्य कर लेते हैं। 40 से 50 फीट और चौड़ाई 3 से 4 फीट रखते हैं। जो वर्मी बेड होती है, वर्मी बेड, ठीक है, वर्मी बेड की लंबाई कितनी रखी जाती है भैया, 40 से 50 फीट, और चौड़ाई कितनी रखी जाती है, 3 से 4 फीट। नॉर्मली जो वर्मी बेड होती है उसकी लंबाई 40 से 50 फीट और जो चौड़ाई है वो 3 से 4 फीट रखी जाती है। क्लियर। वर्मी कंपोस्ट 60 दिन में बनकर तैयार हो जाता है। वर्मी कंपोस्ट कब तैयार हो जाता है भैया, 60 दिन में बनकर तैयार हो जाता है। क्लियर बताया जा सकता है। अब दूसरी चीज, केचुए रात्रिचर होते ही अपन ने बता दिया। केचुओं के लिए स्थान कैसा होना चाहिए, ठंडा स्थान होना चाहिए, छायादार स्थान पर वर्मी बेड अपन को तैयार करना चाहिए। दूसरी चीज, जो वर्मी बेड अपन तैयार कर रहे हैं वो वर्मी बेड धरातल से हल्का सा ऊपर होना चाहिए, ताकि वहां पे किसी प्रकार का उसका कोई प्राकृतिक शत्रु नहीं हो। अगर प्राकृतिक शत्रु होगा तो वो क्या कर देगा भैया, उसको नुकसान पहुंचा देगा। केचुए क्या करते हैं भैया, जो उसको बात करते हैं, जो अपन ने अपशिष्ट डाले उन अपशिष्टों को खाएंगे, जटिल कार्बनिक पदार्थों को खाएंगे और सरल कार्बनिक पदार्थों में, अर्थात उनको छोटी छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित कर देंगे। वो छोटी छोटी गोलिकाएं केचुओं का अपशिष्ट होता है और उसी अपशिष्ट को अपन वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट अपन बता सकते हैं क्या होता है, जो छोटी छोटी गोलिकाओं वाला खाद अपन ने कभी देखा होगा। अब ये देखो काफी ज्यादा अच्छा होता है। बात कर लेते हैं इनका यूज। तो अगर अपन बात करें FYM या गोबर की खाद, गोबर की खाद की मैं बात कर लेता हूं। तो गोबर की खाद की कितनी आवश्यकता होती है, तो पहली चीज तो यहां पे भैया 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर फसल उत्पादन के लिए 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर फसल उत्पादन के लिए अपन को किसकी आवश्यकता होती है, गोबर की खाद की आवश्यकता होती है। दूसरी मैं बात कर लेता हूं कि भैया अगर FYM सब्जी उत्पादन के लिए आपको कितनी आवश्यकता होती है, सब्जी उत्पादन के लिए आपको गोबर की खाद की आवश्यकता होती है 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर, टन प्रति हेक्टेयर आपको गोबर की खाद की आवश्यकता होती है। अगर आप सब्जी उत्पादन कर रहे हो तो 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर आपको गोबर की खाद की आवश्यकता होगी। अगर आप फसल उत्पादन कर रहे हो तो 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर आपको किसकी आवश्यकता होगी, FYM या गोबर की खाद की आवश्यकता होगी। दूसरी मैं बात कर लेता हूं कि भैया वर्मी कंपोस्ट की कितनी आवश्यकता होगी। तो वर्मी कंपोस्ट की अगर मैं बात कर लेता हूं तो भैया अगर सब्जी उत्पादन आप कर रहे हो सब्जियों के लिए तो इसकी 8 से 10 टन आवश्यकता होती है, 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर। और अगर आप फसल उत्पादन कर रहे हो, फसल उत्पादन कर रहे हो तो कितनी आवश्यकता होती है भैया, 6 से 8 टन प्रति हेक्टेयर आपको आवश्यकता होती है किसकी, वर्मी कंपोस्ट की या केचुए की खाद की। केचुए द्वारा जो निर्मित खाद होती है उसको क्या कहा जाता है, वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। ओके, तो केचुआ आपको समझ में आ गया होगा, वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार होता है ये आपको अच्छे तरीके से बता दिया होगा। क्योंकि जो केचुए होते हैं वो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात उनको खाकर छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में उत्सर्जित जो पदार्थ केचुओं से अपन को प्राप्त होता है उसको अपन क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट
कहते हैं कितनी कितनी मात्रा इनकी आवश्यकता होती है, इनमें एनपीके रेशियो क्या होता है वो अपन ने अच्छे तरीके से बता दिया। राजस्थान के लिए कौन सा केचुआ सबसे अच्छा होता है और वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए एपीजी केचुए का प्रयोग किया जाता है, ये चीजें अपन ने सारी क्लियर आपको करवा दी है। तो अच्छी तरीके से आपको इसको देखना है और भी जो अपने साथी उन सभी साथियों को शेयर करना है। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ नए टॉपिक के साथ। लगातार आप बने रहिएगा मिशन ज्ञान के साथ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कल फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। धन्यवाद।